दोस्तों वेलकम टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक वन को बेसिक से समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आईआईटी मद्रास के वीक वन लेक्चर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और असाइनमेंट सॉल्व करना भी काफ़ी ईजी लगेगा। सो नंबर वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एक छोटी सी शॉप खोलते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी सेल्स हुई, कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। इन सब का जवाब फाइनेंशियल अकाउंट देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और रिपोर्ट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की फाइनेंशियल प्रोपोजिशन को क्लियरली दिखाना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा या मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो। एग्जांपल, आपने 50,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, ये एक ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर 10,000 खरीदा, ये भी ट्रांजैक्शन है। कस्टमर को 5,000 का प्रोडक्ट बेचा, ये भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इंटरव्यू दिया लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को सिर्फ इंटरव्यू दिया और कोई पेमेंट नहीं हुई तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अकाउंटिंग की वजह से बिजनेस ओनर को पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितना लोन चल रहा है, टैक्स कितना देना है, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। इसी वजह से हर कंपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नंबर वन, एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं और फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। एग्जांपल्स, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैपटॉप, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री। सिंपल लैंग्वेज में जो बिजनेस ओन करता है वो एसेट है। नंबर टू, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब बिजनेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स हैं। एग्जांपल, बिजनेस ने बैंक से 2 लाख लोन लिया, ये लायबिलिटी है। सप्लायर को पेमेंट देनी है, वो भी लायबिलिटी है। सिंपल लैंग्वेज में जो बिजनेस को देना है वो लायबिलिटी है। नंबर थ्री, कैपिटल। कैपिटल ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जांपल, ओनर ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ये कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस का ओन फंड होता है। नंबर फोर, रेवेन्यू। बिजनेस की अर्निंग को रेवेन्यू कहते हैं। एग्जांपल, शॉप ने आज 20,000 की सेल्स की, ये रेवेन्यू है। नंबर फाइव, एक्सपेंसेस। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, इंटरनेट बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जांपल, रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 35,000, प्रॉफिट 15,000। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो लॉस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। एग्जांपल, कैपिटल 80,000, लोन 20,000, एसेट्स 1 लाख। इक्वेशन 1 लाख इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल, आपने कैश से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट। इसी की डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बिगिनर्स के लिए सिंपल रूल याद रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, एग्जांपल, बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट। ओके, आई के वीक्स में इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए प्रियांशु मतलब मैं 1 लाख लगाकर एक कंप्यूटर शॉप स्टार्ट करी, ठीक है। फर्नीचर खरीदा 20,000, लैपटॉप स्टॉक खरीदा 50,000, सेल्स हुई 30,000, रेंट दिया 5,000। अब अकाउंटिंग बताइए, एसेट्स कितनी हैं, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ये आप करें, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में और हेल्प मिलेगी। इसी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कहलाती है। तो एक बार हम वीक वन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वही होता है जिसमें मनी वैल्यू हो।
एसेट्स बिजनेस की ओन प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, कैपिटल ओनर का इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू इनकम, एक्सपेंसेस खर्चे, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। इसी के साथ बस इतना ही था फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक 1 का कंप्लीट रिवीजन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम वीक 2 के कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह सिंपल और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीक 2 पढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन, डिप्रिसिएशन, एक्रुअल्स और डेफरल्स जैसे टॉपिक्स कन्फ्यूजिंग लगते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस वन शॉट रिवीजन में हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इस वीडियो के बाद आप असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक 1 पे, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अकाउंटिंग में एक गोल्डन रूल है, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट्स होते हैं। इसी को डुअल इफेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने 50,000 का लैपटॉप क्रेडिट पर खरीदा। अब क्या हुआ, लैपटॉप बिजनेस का एसेट है, इसलिए एसेट इंक्रीज हो गए, लेकिन पैसे अभी दिए नहीं हैं, मतलब सप्लायर को पेमेंट बाद में करनी है, तो अकाउंट्स पेबल यानी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, यानी एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। अब एक और एग्जांपल, अगर वही लैपटॉप कैश से खरीदते, लैपटॉप बढ़ता, कैश कम होता, यानी एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज दोनों हो रहा है। यही होता है ट्रांजेक्शन एनालिसिस, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। तो चलते हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की फाउंडेशन सिर्फ एक फॉर्मूला पर टिकी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये इक्वेशन कभी भी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ओनर ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, कैश एसेट है, कैपिटल इक्विटी है। इक्वेशन, एसेट्स 1 लाख रुपीज़, इक्विटी 1 लाख, परफेक्ट बैलेंस। अब बिजनेस ने 20,000 का लोन ले लिया, कैश और बढ़ गया, एसेट्स 1,20,000, लाइबिलिटीज टू 20,000, इक्विटी 1 लाख। ओके, फिर भी इक्वेशन बैलेंस है। इसलिए अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन को मेंटली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक 3, एसेट क्लैरिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट्स दो टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, एग्जांपल्स कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, ये बिजनेस की डेली ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक बिजनेस में यूज़ होते हैं, एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स का डिफरेंस पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 4, डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी एसेट की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना। एग्जाम्पल, आपने एक मशीन 1 लाख की खरीदी, मशीन 10 साल चलेगी और लास्ट में 10,000 की बिक जाएगी, तो हर साल मशीन की कॉस्ट का एक हिस्सा एक्सपेंस माना जाएगा। फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइड यूजफुल लाइफ, यानी 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000, 90,000 डिवाइड बाई 10, 9,000 पर ईयर। ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन सिर्फ वैल्यू कम नहीं करता, ये बिजनेस का एक्सपेंस भी होता है और एसेट की बुक वैल्यू भी रिड्यूस करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 5, एक्रुअल्स। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, एक्रुअल्स। सिंपल लैंग्वेज में इनकम या एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना जब वो अर्न या इनकर हो, चाहे कैश मिले या नहीं। एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट ने पेमेंट अभी नहीं दी, इनकम अर्न हो चुकी है, तो अकाउंटिंग क्या करेगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज नहीं करेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली,
बिल अभी नहीं आया, एक्सपेंस हो चुका है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यही एक्चुअल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 6, डेफरल्स। अब डेफरल्स समझते हैं। डेफरल का मतलब है कैश पहले मिल गया या दे दिया, लेकिन रिवेन्यू या एक्सपेंस बाद में रिकॉग्नाइज होगा। अनअर्न्ड रिवेन्यू, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दी लेकिन सर्विस अभी देनी बाकी है, तो ये रिवेन्यू नहीं है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि अभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस, बिजनेस ने 1 साल का ऑफिस रेंट एडवांस में दे दिया, अभी पूरा रेंट एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है और ये एक एसेट माना जाएगा। जब मंथ कंप्लीट होगा तब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 7, ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट। अब देखते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। सैलरी पे की, कैश कम, एक्सपेंस बढ़ा, इक्विटी कम। क्रेडिट सेल की, अकाउंट्स रिसीव बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, इक्विटी बढ़ी। कस्टमर से एडवांस मिला, कैश बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, एसेट कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, इक्विटी कम हुई। ये पैटर्न एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होते हैं। कुछ एग्ज़ाम के कॉमन एग्ज़ाम ट्रैप्स हैं। अब कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट बार बार करते हैं। नंबर 1, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती। नंबर 2, डिविडेंड्स एक्सपेंस नहीं होते, ये डायरेक्टली इक्विटी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 3, अनअर्न्ड अनअर्न्ड रिवेन्यू रिवेन्यू नहीं, लायबिलिटी होती है। नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंस पहले एसेट होता है, बाद में एक्सपेंस बनता है। ये 4 पॉइंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो वीक 2 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने सीखा हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्रूअल्स में कैश से पहले रेवेन्यू या एक्सपेंस रिकॉर्ड हो सकता। डेफरल्स में कैश पहले आता या जाता है, रेवेन्यू या एक्सपेंस बाद में रिकॉर्ड होता है। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट वीक 2 की बैकबोन है। तो अगर आज का रिवीजन आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्फॉर्म टैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। दोस्तों वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। वीक 1 और वीक 2 में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजेक्शन एनालिसिस और एक्रूअल्स के बेसिक समझे थे। आज हम वीक 3 कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, मैचिंग प्रिंसिपल्स, एक्रूअल्स वर्सेस डेफरल्स, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस और सबसे कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एडजस्टिंग एंट्रीज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 के साथ। वाई डू वी नीड एडजस्टिंग एंट्रीज। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर कंपनी सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे और जो एक्सपेंसेस या इनकम अभी रिकॉर्ड होनी चाहिए उन्हें इग्नोर कर दे, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही रहेंगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है। इनका पर्पस है कि हर इनकम और हर एक्सपेंस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जिसमें वो एक्चुअली अर्न या इनकर होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जांपल, दिसंबर की इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी में पे हुई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिसंबर में यूज़ हुई थी, तो एक्सपेंस दिसंबर में ही रिकॉर्ड होगा, पेमेंट जनवरी में हो या ना हो। यही एडजस्टिंग एंट्री का लॉजिक है। टॉपिक नंबर 2, एक्रूअल्स वर्सेस डेफरल्स। ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स अक्सर दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। एक्रूअल्स रूल्स याद रखिए, एक्शन पहले कैश बाद में, मतलब काम हो चुका है, इनकम अर्न हो गई है या एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन कैश अभी रिसीव या पे नहीं हुआ। एग्जाम्पल 1, एम्प्लॉय ने काम कर लिया, सैलरी अभी नहीं दी, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी। एग्जाम्पल 2, सर्विस दे दी, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज होगा। अब समझते हैं डेफरल्स। रूल याद रखिए, कैश पहले एक्शन बाद में।
एग्जाम्पल, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दे दी लेकिन सर्विस बाद में देनी है, ये रिवेन्यू नहीं है, ये लायबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक साल बिजनेस ने 1 साल का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, अभी पूरा एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एसेट होगा। जब इंश्योरेंस यूज़ होता जाएगा तब एक्सपेंस बनता जाएगा। टॉपिक नंबर 3, डेप्रिसिएशन मैकेनिक्स। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड करना। फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइड यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल, मशीन कॉस्ट 2 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज़, यूजफुल लाइफ 9 years. Depreciation 2 lakh minus 20,000, 1,80,000, and now we have to divide 1,80,000 divided by 9. So आंसर इज 20,000 पर ईयर। हर साल 20,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और मशीन की बुक वैल्यू भी रिड्यूस होगी। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट गलत दिखाई देगा, एसेट्स भी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखेंगी, इसलिए डेप्रिसिएशन कंपलसरी एडजस्टमेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4, सप्लाईज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सप्लाईज एक्सपेंस। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, एक्सपेंस वही होता है जो यूज़ हो चुका हो। फॉर्मूला याद रखिए, बिगिनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस एंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस। एग्जाम्पल, ओपनिंग सप्लाईज 5,000, न्यू परचेज 3,000, ईयर एंड पर बची हुई सप्लाईज 2,000, एक्सपेंस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000, आंसर 6,000, यानी 6,000 सप्लाईज यूज़ हो चुकी। इसी अमाउंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। जो सप्लाईज बच गई है वो एसेट ही रहेंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 5, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। अकाउंटिंग में इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ध्यान रहे, रेट हमेशा ईयरली होता है। अगर लोन 6 मंथ्स का है तो टाइम 6/12 लेंगे। एग्जाम्पल, लोन 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट रेट 12%, टाइम 6 मंथ। इंटरेस्ट 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 इज इक्वल टू 6,000। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंट ईयर में रिकॉर्ड होगा चाहे पेमेंट बाद में हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 6, कॉमन एग्जाम पिटफॉल्स। अब देखते हैं वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अर्नड रिवेन्यू को रिवेन्यू समझना, गलत, ये लायबिलिटी होती है। मिस्टेक नंबर 2, डिविडेंड्स को एक्सपेंस मान लेना, गलत, डिविडेंड्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक्सपेंस नहीं। मिस्टेक नंबर 3, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भूल जाना, अगर एडजस्टमेंट मिस हो गया लायबिलिटीज कम दिखेंगी, प्रॉफिट गलत दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनएक्यूरेट हो जाएगी। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल दोनों में आते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सीखा एडजस्टिंग एंट्रीज का पर्पस मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। एक्रूअल्स में एक्शन पहले और कैश बाद में होता है, डेफरल्स में कैश पहले और एक्शन बाद में होता है। डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सप्लाईज एक्सपेंस सिर्फ यूज सप्लाईज का होता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अर्न एंड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है, डिविडेंड्स एक्सपेंस नहीं होते। ये वीक 3 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आज का वीक 3 रिवीजन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीक 4 का वन शॉट कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीक 4 को कंप्लीट वन शॉट रिवीजन में कवर करेंगे। वीक 4 थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन अगर आप फार्मूला के पीछे लॉजिक समझ गए तो बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में नेट इनकम, टी अकाउंट से एडवांस फार्मूलाज, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट और इनकम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, नेट इनकम एंड रेवेन्यू।
सबसे पहले समझते हैं नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब होता है बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट। इसका बेसिक फॉर्मूला है नेट इनकम इक्वल टू टोटल रेवेन्यू प्लस गेन्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यानी बिजनेस ने जितनी इनकम अर्न की उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही नेट इनकम होता है। एग्जाम्पल, सेल्स रेवेन्यू 5 लाख, इंटरेस्ट इनकम 20,000, एक्सपेंसेस 3,80,000, नेट इनकम 5,20,000 माइनस 3,80,000 इज इक्वल टू 1,40,000। इंपॉर्टेंट रूल, अकाउंटिंग में सिर्फ अर्न रेवेन्यू ही रेवेन्यू होता है। अगर कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दे दी है और सर्विस अभी बाकी है तो उस अमाउंट को रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, उसे अनअर्न रेवेन्यू या लाइबिलिटी कहेंगे। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। टॉपिक नंबर 2, टी अकाउंट लॉजिक। अकाउंटिंग में टी अकाउंट बहुत यूजफुल टूल है। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बिगिनिंग बैलेंस प्लस एडेड माइनस यूज इज इक्वल टू एंडिंग बैलेंस। ये फॉर्मूला लगभग हर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में काम आता है। एग्जाम्पल, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग बैलेंस 10,000, न्यू इंश्योरेंस 8,000, इंश्योरेंस यूज्ड 6,000, एंडिंग बैलेंस 10,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 12,000। इसी लॉजिक से अनअर्न्ड रेवेन्यू और प्रीपेड एक्सपेंसेस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। बस आइडेंटिफाई करिए बिगिनिंग कितना था, बीच में कितना ऐड हुआ, कितना यूज़ हुआ और एंडिंग बैलेंस निकाल दीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3, एडवांस फार्मूलाज। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। नेट कैपिटल स्पेंडिंग फार्मूला, नेट कैपिटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू एंडिंग फिक्स्ड एसेट्स माइनस बिगिनिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये फार्मूला फिक्स्ड एसेट्स में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बनता है। रिवर्स कॉक्स लॉजिक, कभी कभी एग्जाम्स में कॉक्स डायरेक्टली नहीं दिया होता, तब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉक्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर सेल्स और प्रॉफिट दिए हों तो मिसिंग कॉक्स भी निकल सकते हैं। एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी स्टेप पर कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, मल्टी स्टेप नेट इनकम स्टेटमेंट। अब देखते हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले रेवेन्यू को एडजस्ट करो, रॉ रेवेन्यू, एक्रूड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू जो अर्न हो चुका है। स्टेप 2, एक्सपेंस एडजस्ट करो, रॉ एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 3, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो, इससे मिलेगा ईबीटी माइनस अर्निंग बिफोर टैक्स। स्टेप 4, टैक्स कैलकुलेट करो, नेट इनकम, ईबीटी माइनस टैक्स। ये पूरा प्रोसेस एग्जाम में न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाता है। अगर सीक्वेंस याद है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 5, इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट्स। आप कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इक्विपमेंट परचेस, अगर मशीन 2 लाख की खरीदी, 50,000 कैश दिया, बाकी लोन, तो मशीन एसेट इंक्रीज, कैश डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, कस्टमर को उधार पर गुड्स सेल किए, अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कैश भी इंक्रीज नहीं होगा। एक्सपेंस रिकॉग्निजेशन, एक्सपेंस का मतलब सिर्फ कैश देना नहीं होता। एक्सपेंस तब माना जाता है जब एसेट डिक्रीज हो या लायबिलिटी इंक्रीज हो। इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम में बार बार टेस्ट किया जाता है। कॉमन एग्जाम ट्रिक्स, वीक 4 में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। एडवांस कैश का रेवेन्यू मान लेना, डिविडेंड्स को एक्सपेंस मान लेना, रेवेन्यू एडजस्ट करना भूल जाना, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना, टी अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस इग्नोर कर देना। अगर ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर ले तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हो जाएंगे। क्विक रिवीजन, आज हमने सीखा नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस गेन्स माइनस एक्सपेंसेस। सिर्फ अर्न रेवेन्यू ही रेवेन्यू होता है, अनअर्न रेवेन्यू लायबिलिटी होती है। टी अकाउंट फार्मूला, बिगिनिंग प्लस एडेड माइनस यूज्ड एंड इज इक्वल टू एंडिंग। नेट कैपिटल स्पेंडिंग फार्मूला, रिवर्स कॉक्स कैलकुलेशन, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, इक्विपमेंट परचेस और क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट। ये वीक 4 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दोस्तों ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक 4 का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आप चाहते हैं कि पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स एक ही मैराथन वीडियो में रिवाइज करें तो कमेंट्स में मैराथन ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी इन्फॉर्म्ड हब। आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम एक्रुअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग इनकम और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो देखने के बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कैश बेसिस पर नहीं बल्कि एक्रुअल बेसिस पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब बिजनेस ने सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर दिए हो, चाहे कस्टमर ने पेमेंट की हो या नहीं। इसी तरह एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब उसका बेनिफिट यूज़ हो चुका हो, चाहे पेमेंट फ्यूचर में करनी हो। अब बात करते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू की। अगर कस्टमर पहले ही एडवांस पेमेंट कर देता है और कंपनी ने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है तो ये इनकम नहीं होती, ये एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी पर फ्यूचर में सर्विस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो ये लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेजेंटेशन में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, टाइम पीरियड एजम्पशन। बिजनेस का मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्टिंग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, एडवांस पेमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है। कैश रिसीव्ड बिफोर प्रोवाइडिंग गुड्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका आंसर ट्रू है। रीज़न ये है कि कैश रिसीव होते ही कंपनी का कैश एसेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंपनी को फ्यूचर में सर्विस देनी होती है, इसलिए अनअर्न्ड रेवेन्यू नाम की लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दोनों साइड इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 2, रिपोर्टिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्वेश्चन पूछता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट में कब रिकॉर्ड करना चाहिए। आंसर है जब कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर देती है। सर्विस कंप्लीट होने से पहले ये सिर्फ लायबिलिटी होती है। सर्विस कंप्लीट होने के बाद लायबिलिटी डिक्रीज होती है और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 3, एडवांस रेंट का कैलकुलेशन। कंपनी को मार्च 1 को $1.8 बिलियन का 3 साल का एडवांस रेंट मिला। टोटल पीरियड 36 मंथ्स है। मंथली रेंट 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू $50,000। मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स कंप्लीट हुए। अर्न रेवेन्यू $5 लाख, रिमेनिंग $13 लाख भी अर्न नहीं हुए, इसलिए बैलेंस शीट में अनअर्न्ड रेंट $1.3 मिलियन लायबिलिटी के रूप में शो होगा। अब इनकम कैलकुलेशन समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इसमें सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखते हैं सप्लाईज एक्सपेंस फार्मूला है बिगिनिंग सप्लाईज प्लस परचेसेस माइनस एंडिंग सप्लाईज। ये फॉर्मूला बताता है कि साल के अंदर एक्चुअल कितनी सप्लाईज कंज्यूम है। अब ऑपरेटिंग इनकम को समझते हैं। ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ से आती है, जैसे प्रोडक्ट्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की साइड एक्टिविटीज़ से आती है, जैसे लैंड या ओल्ड मशीन्स बेचना। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये कंपनी के ओनर्स का इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के इक्वल होता है। अब इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सप्लाईज एक्सपेंस। बिगिनिंग सप्लाईज $4,100, परचेज $10,500, एंडिंग सप्लाईज $5,100। फॉर्मूला लगाएंगे 4,100 प्लस 10,500 माइनस 5,100, आंसर है $9,500। ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में सप्लाईज एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन 2, इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन में यूटिलिटी एक्सपेंस और कमीशन दिया गया है। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। फ्यूचर पीरियड यानी जनवरी का एक्सपेंस करंट ईयर में इंक्लूड नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल की वजह से फाइनल एक्सपेंस $8,800 कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन 3, ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज करेगी। आंसर है कस्टमर को क्रेडिट पर सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि
एक्रुअल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सर्विस कंप्लीट होते ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। कैश बाद में मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 4, लैंड सेल लॉस। अगर कंपनी लैंड को लॉस में बेचती है तो क्या ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगी? आंसर है फॉल्स। लैंड सेल बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम पर नहीं पड़ता। तो आज हमने एक्रुअल अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अर्नड रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट, सप्लाईज एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डिटेल में समझा। साथ ही प्रेजेंटेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका अप्रोच भी डिस्कस किया। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग के काफ़ी एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी इनफाउंड हाउ। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक 6 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या इक्विटी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बल्कि असाइनमेंट से अप्रोच और कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे। एंड तो देखोगे तो वीक 6 काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये स्टेटमेंट बताता है कि बिजनेस के अंदर एक्चुअल कैश कहाँ से आया और कहाँ यूज़ हुआ। इसके 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये कंपनी की डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कस्टमर से कैश रिसीव करना, सप्लायर्स को पेमेंट करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और टैक्सेस पे करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदना या बेचना इंक्लूड होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज या सेल। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये कंपनी फंडिंग कैसे अरेंज करती है उससे रिलेटेड होती है, जैसे लोन लेना, लोन रीपे करना, शेयर्स यूज इशू करना और डिविडेंड पे करना। एक शॉर्टकट याद रखिए, ऑपरेटिंग डेली बिजनेस, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, फाइनेंसिंग फंडिंग। अब देखते हैं असाइनमेंट टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्रुअल मेथड से प्रिपेयर होता है? आंसर है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन्वेंट्री के सप्लायर्स को पेमेंट किस एक्टिविटी में आएगा? बहुत स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग चूज कर देते हैं, लेकिन सही आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेंट्री बिजनेस का डेली पार्ट है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। कलेक्शंस और इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऐड करेंगे, उसमें से सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, रेंट और टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है $92,200। यहाँ याद रखिए, डिविडेंड और बिल्डिंग सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होती। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड एडजस्टमेंट। सब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड हमेशा नेट इनकम से स्टार्ट होता है, उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता, ये सिर्फ अकाउंटिंग एक्सपेंस है, इसलिए इसे वापस ऐड किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडजस्टिंग एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ये सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड करती हैं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। अब एक और असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो बाय एडिंग बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। एक और क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन बढ़ने से ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्यों इंक्रीज होता है? रीज़न सिंपल है, डेप्रिसिएशन टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है, टैक्स कम लगता है। बिजनेस के पास एक्चुअल कैश ज़्यादा बचता है, इसी वजह से ओसीएफ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट का कैलकुलेशन में रेवेन्यू, कॉक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और टैक्सेस यूज करके ओसीएफ $21,554 आता है। अब आते हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट्स पर। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का फॉर्मूला है बिगिनिंग इक्विटी प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स प्लस न्यू स्टॉक इशूड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी नहीं होती, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस पेमेंट होती हैं, इनिशियली एसेट होती हैं, टाइम के साथ एक्सपेंस बन जाती हैं। अब असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Beginning equity 85,000, net income 10,000, dividend 2,000, new stock 20,000, ending equity $113,000. अगला क्वेश्चन, $6,000 का रेंट 4 मंथ्स के लिए दिया गया, मंथली रेंट हुआ 1500, मार्च के एंड तक 3 मंथ्स कंप्लीट, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा $4,500। और लास्ट रूल, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, जैसे नोट्स पेएबल। बस दोस्तों, इसी के साथ वीक 6 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर वीक की कंप्लीट एग्जामिनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और असाइनमेंट अप्रोच इसी तरह अपलोड होती रहेगी। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो वीक 7 की चाहिए या असाइनमेंट सॉल्यूशंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इस वीडियो में हम समझेंगे कैश फ्लो क्या होता है, उसके 3 मेजर एक्टिविटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और एंड में इंपॉर्टेंट सॉल्व बैक क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड, सॉल्व क्वेश्चन और एंड में क्विक रिवीजन भी करेंगे। 3 कोर एक्टिविटीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी के डेली बिजनेस से रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एसेट्स खरीदना या बेचना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कंपनी पैसा कैसे रेज करती है या लोन रीपे करती है। एग्जाम में इन 3 कैटेगरीज से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस कैश फ्लो, अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स की। फॉर्मूला है CFFA इक्वल टू OCF माइनस NCS माइनस NWS, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में माइनस नेट कैपिटल स्पेंडिंग माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स और कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं और डेप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक्चुअल कैश रिसीव्ड और कैश पेड को रिकॉर्ड किया जाता है, तो दोनों मेथड्स का फाइनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेम होता है। सॉल्व क्वेश्चन 1 to 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 1, कैश फ्लो को स्टॉक होल्डर्स पर है। क्वेश्चन 2 पूछता है स्टॉक होल्डर्स का कैश फ्लो कब पॉजिटिव होता है। और क्वेश्चन 3 का आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, 3 हो सकता है। सॉल्व क्वेश्चन 4-5। क्वेश्चन 4 इनडायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाता है। क्वेश्चन 5 में नॉन कैश एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना था, जिसका आंसर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन $309 है। सॉल्व क्वेश्चन 6-7। क्वेश्चन 6 एक्चुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉक्स तब रिकॉर्ड होता है जब सेल होता है, परचेज के टाइम नहीं। क्वेश्चन 7 का आंसर है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एग्जांपल, अब डायरेक्ट मेथड का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। कस्टमर्स से कैश रिसीव हुआ, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और टैक्सेस को पेमेंट हुई। सब कैलकुलेशंस के बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है $92,200। फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में शेयर्स इशू करना, बैंक लोन लेना और डिविडेंड्स पे करना इंक्लूड होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, बैंक से लोन लेना इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंशिंग एक्टिविटी है। ट्रू फॉल्स, क्विक रिवीजन, कस्टमर से कलेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सप्लायर से पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शंस काउंट होते हैं। डेफर्ड एक्सपेंसेस पहले एसेट होता है, जैसे जैसे उसे कंज्यूम किया जाता है वो एक्सपेंस बन जाता है और एसेट रिड्यूस होता है कि इस प्रोसेस में लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। समरी, आज हमने सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इजी लगने लगेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिंपल इंग्लिश में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डी इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम वीक 8 कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। अगर आप असाइनमेंट या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। टॉपिक 1, रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले समझते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है।
रिटेन्ड अर्निंग डायनेमिक्स। क्वेश्चन 1 का आंसर है डिविडेंड पेमेंट। जब कंपनी डिविडेंड देती है रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती है। क्वेश्चन 11 में स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रॉफिट का पूरा अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाता। फॉर्मूला है रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स पेड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स इम्पैक्ट। अगर कंपनी प्रॉफिट भी कमाए और डिविडेंड भी डिक्लेयर करे तो रिटेन्ड अर्निंग्स पहले प्रॉफिट से बढ़ेगी और फिर डिविडेंड की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। शेयर कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टॉपिक 2 बिजनेस साइकिल्स। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल की। दोनों बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कैलकुलेटिंग द साइकिल्स। कैलकुलेटिंग साइकिल्स का फार्मूला इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल्स पीरियड। कैश साइकिल का फॉर्मूला ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल पीरियड। ये बताता है कि कंपनी का कैश कितने दिन तक ऑपरेशंस में फंसा रहता है। कैश साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल हमेशा सेम नहीं होते। कैश साइकिल को कम करने का बेस्ट तरीका है सप्लायर्स से लॉन्गर पेमेंट पीरियड नेगोशिएट करना। इससे कंपनी के पास कैश ज़्यादा टाइम तक रहता है। टॉपिक 3 वर्किंग कैपिटल हेल्थ। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल हेल्थ। इससे कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है। इंडिकेटर्स। हेल्दी वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो। अगर लायबिलिटीज एसेट्स से ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और सिर्फ हाई इन्वेंट्री होना हेल्दी वर्किंग कैपिटल का प्रूफ नहीं होता। क्रेडिट पीरियड। अगर कंपनी कस्टमर्स को लंबा क्रेडिट पीरियड देती है तो उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैश लेट रिसीव होता है। टॉपिक 4 वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड करें। लॉन्ग टर्म एसेट्स और लोन्स को इंक्लूड नहीं करना। टॉपिक 5 एसेट रीइवैल्यूएशन। अब आते हैं एसेट रीइवैल्यूएशन पर। जब कंपनी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाती है लेकिन उससे बेचती नहीं है तो उससे अनरियलाइज्ड गेन कहते हैं। रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग या लैंड की वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ये अदर कम्प्रहेंसिव इनकम OCI में रिकॉर्ड होता है। जब तक एसेट सेल नहीं होता तब तक ये सिर्फ पेपर गेन होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इजी इंग्लिश लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।